नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो क्या दूसरे चरण के बाद ही पूरा चुनाव प्रधानमंत्री के हाथ से निकल गया है? प्रधानमंत्री फिर अयोध्या में हैं, भगवान श्री राम के चरणों में हैं। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जिस ढंग से अमर्यादित किस्म के बयान उनके, चुनावी भाषण उनके आए हैं, उसके बाद क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी उनका साथ देंगे, कहना मुश्किल है। फिल्मी राम को उन्होंने मेरठ में उतारा था, लेकिन वहां से तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है। फिल्मी राम अरुण गोविल ने भी उसी दिन मुंबई पहुंचकर एक ट्वीट किया, जिसमें कुछ इस तरह का इशारा किया कि उनके साथ सैबोटाज हुआ है, उनके साथ धोखा हो गया है। और वो कह रहे हैं कि धोखा देने वालों पर क्या गुस्सा करना, खुद पर ही क्यों गुस्सा आता है, क्यों हम धोखेबाजी का शिकार हो गए, या कैसे हम बेवकूफ बन गए। तो कुल मिलाकर अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के सहारे क्या प्रधानमंत्री चुनाव जीतना चाहते हैं? जो नक्सल भी नहीं पढ़ सकते, जो पोस्टर बैनर उठाए हुए हैं, उसका मतलब भी नहीं जानते, जिन लड़कों से पोस्टर का बोझ नहीं उठ रहा है, वो कैसे इतने बड़े चुनाव का, अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा पाएंगे, ये देखना दिलचस्प है। इंडियन एक्सप्रेस में कुमी कपूर ने भी बहुत शानदार एक लेख लिखा है, जिसमें वो इशारा कर रही हैं कि दूसरे चरण के बाद बीजेपी की हालत उससे भी ज्यादा खराब है, जैसा कि वो आशंका जता रही थी। इसकी वजह वोटर की उदासीनता नहीं है, इसकी वजह कम वोटिंग भी नहीं है, इसकी वजह कार्यकर्ता की, संघ के कार्यकर्ता की, बीजेपी के कार्यकर्ता की उदासीनता है, नाराजगी है, हताशा है, और पार्टी की नीतियों के प्रति थोड़ा सा गुस्सा भी है। पार्टी का मतलब है अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा। एक कार्यकर्ता ने कहा कि आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं? एक दिन आप हमसे कहते हैं कि ये भ्रष्ट है कांग्रेस का नेता, चेहरे पर कालिक पोत दो, पुतला जला दो, पुतला दहन करो, मुर्दाबाद के नारे लगाओ। हम ये सब करते हैं और अगले दिन हमसे कहा जाता है कि वही कांग्रेस के नेता का प्रचार प्रसार करें, गलबैयां डालें, क्योंकि पार्टी ने टिकट दे दिया है। संघ के कुछ नेता इसलिए नाराज हैं कि छोटे मोटे काम जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, उनके जो निवेदन, आवेदन, मांग, आग्रह, रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र, वो ठुकरा दिए जाते हैं। वो ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित होते हैं, छोटे मोटे ठेकों से संबंधित होते हैं। और संघ के बड़े पदाधिकारी कह रहे हैं कि उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने चुनाव में इस बार अपने आप को इस रूप में अलग कर दिया कि उम्मीदवारों के चयन में संघ की भूमिका नहीं। प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया। मुंबई सेंट्रल नॉर्थ या कुछ इस तरह की सीट थी, उज्जवल निगम को दे दिया गया। तो माना जाता है, यह सुना है सूत्रों के अनुसार, कि पूनम महाजन की तरफ से संघ के बड़े पदाधिकारियों को अप्रोच किया गया, तो उन्होंने दखल देने से इनकार कर दिया। एक कहानी ये सामने आ रही है कि अरुण गोविल वाली बात तो मैंने बता ही दी, ऐसे ही बरेली में गंगवार का टिकट काटा गया, तो कुछ ना कुछ भितरघात की बात है। मैसूर में जो बीजेपी के नेता सिम्हा, प्रताप सिन्हा का टिकट काटा गया, तो उनको वहां भी कुछ भितरघात की बात है। अशोक चौहान नांदेड़ से, कांग्रेस के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, उनको बीजेपी ने पार्टी में शामिल कर लिया और राज्यसभा भिजवा दिया। उसी नांदेड़ में सभा होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन कार्यकर्ता जो है, भूमि कपूर के अनुसार, 1/3 कार्यकर्ता उस बैठक में, उस मीटिंग में, उस चुनावी भाषण रैली में जाते ही नहीं है, एक तरह से बायकॉट कर देते हैं। तो ये अपने आप में स्थिति खराब है। दूसरा, जैसे हिंदी पट्टी के राज्य थे, वहां पर प्रधानमंत्री की अपनी भूमिका थी, विचारधारा थी, चेहरा था, ऑरा था, नीति थी, नीयत थी, नारा था। लेकिन स्थानीय छत्रपों की भी बड़ी भूमिका थी। अब वो भूमिका करीब करीब खत्म हो गई है। वसुंधरा राजे नहीं है, शिवराज सिंह चौहान नहीं है, रमन सिंह नहीं है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। एक बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का हर दाव खाली जा रहा है। अब संदेश खाली का दाव भी खाली चला गया है। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, जिसमें संदेश खाली के ही एक मंडल के बीजेपी के नेता उसमें स्टिंग ऑपरेशन में कह रहे हैं कि ये सब शुभेंदु अधिकारी के कहने पर किया गया, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं टीएमसी से, वो पाला बदलकर बीजेपी में गए थे और पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था 2-2.5 हज़ार वोटों से।
लेकिन हराया तो हराया ही था। तो वो स्टिंग ऑपरेशन, फिर कर्नाटक के अंदर पार्टी को पता था। सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक में जो सेक्स कांड हुआ है उसमें जो रमन्ना है, एच टी रमन्ना, उनकी गिरफ्तारी हुई है। 14 सीटों पर प्रचार अभी होना है, चुनाव होना है, और वो 14 की 14 सीटें में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी घड़ी आ सकती है। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री तो खामोश हैं इस मसले पर, कुछ नहीं बोले हैं। मणिपुर में 1 साल हो गया, प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बोले हैं। 3 बार असम चले गए, अरुणाचल प्रदेश चले गए, एक अन्य पूर्वोत्तर राज्य में चले गए, लेकिन मणिपुर जाने का समय अभी तक नहीं निकाल पाए। तो कर्नाटक का यौन शोषण कांड है, उस पर अमित शाह ने सिद्धरमैया सरकार पर भी कई तरह के आरोप मढ़े हैं। वो आरोप अपनी जगह सच्चे हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, इस बहस में नहीं पड़ना। लेकिन एक चीज में तो सच्चाई है, वो चीज ये सच है कि जिस दिन मैसूर मांड्या में बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में, या कहा जाए कि गठबंधन के साथी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रज्वल रमन्ना का प्रचार कर रहे थे, उस समय उनको पता था कि सीडी है, 400 से ज्यादा महिलाओं के यौन शोषण का आरोप है, और ये सीडी या वीडियो की जानकारी उनको अच्छी तरह थी, और ये जानकारी बीजेपी के ही स्थानीय नेता की तरफ से प्रोवाइड कराई गई थी। पहली चेतावनी दिसंबर में दी गई थी, और इस साल जनवरी में जब समझौते की बात चल रही थी, उससे पहले सीडी तक, कुछ लोग कहते हैं केंद्रीय आला कमान तक पहुंचा दी गई थी। उसके बावजूद शिरकत करना, इसका जवाब बीजेपी की तरफ से कोई दे नहीं रहा, कोई देने की स्थिति में नहीं है। महिला वोटरों की संख्या बहुत है, 50% महिलाएं हैं। बहुत से राज्यों में पुरुषों के मुकाबले बहुत सी लोकसभा सीटों में महिलाएं ज्यादा संख्या में वोटिंग करती हैं, और महिला बीजेपी का बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो उसमें क्या डेंट लगेगा, तो फिर स्थितियां तो और ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगा कि इंडियन एक्सप्रेस में जो कौमी कपूर ने लिखा है वो बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। कुछ और बातें भी लिखी हैं कि कैसे प्रधानमंत्री चूंकि थोड़ा पैनिक में आ गए थे, और इस तरह इसलिए उनको मंगलसूत्र, मटन, मछली जैसी बातों का उल्लेख करना पड़ा, ताकि कम से कम पार्टी का जो हार्डकोर वोटर है, कार्यकर्ता है, उसका उत्साह तो खत्म ना हो। वो तो वोटिंग से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करे और पार्टी के लिए काम करे। तमाम चीजें जो उसके मन में उथल पुथल मच रही है, उनको छोड़कर हिंदुत्व और हिंदुत्व पर ही ध्यान दे। यही बात उन्होंने आगे भी कही है कि किस तरह पुरानी बातों का उल्लेख भी मोदी जी कर रहे हैं, उसका कितना असर होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि तीसरे चरण का चुनाव में वोटिंग किस अंदाज में हुई, किस ढंग से हुई, उससे तय होगा कि क्या बीजेपी वास्तव में तीसरी बार सत्ता में आ रही है, क्या मोदी तीसरी बार वास्तव में प्रधानमंत्री बन रहे हैं, या कोई बड़ा झमेला हो गया है, बड़ी अड़चन आ गई है। हालांकि 4 चरण इसके बाद भी बाकी रहेंगे, कोर्स करेक्शन का टाइम भी मोदी जी के पास रहेगा, लेकिन कितना, कैसे, किस हद तक वो इस कोर्स करेक्शन कर पाएंगे। पहली बात, प्रधानमंत्री गलती तो माने कि जो पिछले दिनों में उनके भाषण हुए हैं, नेगेटिव प्रचार हुआ है, जैसा पाकिस्तान को वो बीच में लेकर आए हैं, उससे कुछ हल नहीं होने वाला, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अब पार्टी के अंदर ही जैसे गुजरात में राजपूतों का विद्रोह होता है, कहा जा रहा है कि आग अंदर से ही भड़काई गई है। उत्तर प्रदेश में राजपूतों की बैठकें होती हैं, ठाकुरों की सभाएं होती हैं, फिर किसके इशारे पर होती हैं? कौन उनको इजाजत देता है इतनी बड़ी संख्या में जुटने के लिए? और फिर वो सभाएं अचानक बंद भी हो जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं। तो किसके इशारे पर, आप समझ रहे हैं, किसके इशारे पर? यानी बाहर के जो कांग्रेस या अखिलेश यादव में तो इतनी हम ना हिम्मत है, ना इतना दम है कि वो ठाकुरों को इकट्ठा कर सके। स्वाभाविक है, अंदर खाने ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि कोर्स करेक्शन क्या करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हाल के दिनों में जो प्रधानमंत्री के भाषण हुए, वो पूरा सुनकर कोई घर लौट कर आए
और घर के लोग पूछें कि क्या पता लगा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, तो वो क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री ने कहा नवरात्रों में मटन मछली खाने नहीं खानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान खुश हो रहा है, भारत की जीत या राहुल गांधी की जीत पाकिस्तान चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहजादे हैं ये। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आई तो हमारे मंगलसूत्र छीनकर कांग्रेस को दे देगी। तो ये चीजें हैं क्या? इससे मेरी और आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ेगा? महंगाई पर कुछ बोले ना, बेरोजगारी पर कुछ बोले ना, आर्थिक विषमता पर बोले ना, देश कैसे आगे बढ़ेगा, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जो वास्तविक धरातल पर, जमीनी धरातल पर चीजें हैं वो कैसे दूर होंगी? हेल्थ के लिए क्या करेंगे? एजुकेशन के लिए क्या अतिरिक्त रूप से किया जाएगा? कुछ बोले ना। फिर सोचिएगा जरूर इस पर। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल जैसी घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको जानकारी मिल जाए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।